500 मिलीलीटर का ब्लड अगर लॉस हुआ है तो उसको कहेंगे अपन पीपीएच। और वहीं अगर ऑपरेशन है, जैसे सिजेरियन सेक्शन हुआ है और उसमें 1 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो उसको हम कहेंगे पोस्टमार्टम। तो अब जैसे अभी हमारी एफसीएम की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एनीमिया कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है ना अपने भारत में। तो उसी के लिए ये भी एक कॉज है एक अनीमिया का, पीपीएच भी। तो हम इससे दो तरीके से क्या तो बचाव कर सकते हैं, और ये हो जाए तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। बचाव के यस। लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि गाइडलाइंस है उसमें का पहला है कि इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन इसमें हम देते हैं। इसका डोज रहता है 10 इंटरनेशनल यूनिट आईएम, और आईवी विद नॉर्मल सलाइन में देते हैं। 500 ml नॉर्मल सलाइन में हम इसको देते हैं। और इसके साथ साथ हम जैसे कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, डिलीवरी हो गई, कॉर्ड क्लैंप अपन करते हैं, कॉर्ड को कट करते हैं, तो इसकी टाइमिंग होती है कि अपन लगभग 1 या 3 मिनट तक उसको कॉर्ड को क्लैंप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ताकि बच्चे में थोड़ा बहुत और समय मिल जाए उसको ब्लड का, ताकि उसमें अनीमिया अपन बचा सके। और अब मान लो पेशेंट को हो गया पीपीएच, अपन ने फॉलो भी करा गाइडलाइंस, भी हो गया, तो अब कैसे करें कि एक पीएचसी लेवल पे हम उसे कैसे मैनेज करेंगे? सबसे पहले तो अपन हेल्प बुलाएंगे। अब आप अकेले हो या जो भी हो, आपके स्टाफ जितने भी अवेलेबल है वहाँ पे, सबको हेल्प के लिए बुलाएंगे। और उसे रिसस्टेशन करने के लिए अपन सबसे पहले उसके वाइटल्स चेक करेंगे, जैसे कि उसका बीपी, पल्स, एसपीओ2। हर 15-15 मिनट में हम उसके वाइटल्स चेक करेंगे। ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे अगर उनको सांस लेने में तकलीफ है, और 2 आईवी लाइन सिक्योर करेंगे। एक में तो अपन फ्लूइड चढ़ाएंगे, और दूसरे से अपन ब्लड विड्रॉ करके और सारे टेस्ट करवाएंगे, जैसे कि ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, या सीबीसी, ब्लड ग्रुप, ये सब टेस्ट करवाएंगे। और क्या क्या देखेंगे? एक तो ब्लड के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड अरेंज करेंगे, और एक फोलीज कैथेटर जरूर है अपन को लगाना, क्योंकि काफी ब्लड लॉस अगर हुआ है तो पेशेंट बीपी कम हो सकता है, शॉक में जा सकता है। तो इसके लिए अपन उसका यूरिन आउटपुट फोलीज कैथेटर लगा के मॉनिटर करें। अब इसमें ये हमने इसका रेसिस्टेशन कर लिया। अब हमें क्या करना है कि एक यूट्राइन मसाज होता है, एक तरीका होता है उसके, पर abdominal एग्जामिनेशन करते वक्त उसको मसाज देंगे, ताकि हम उसको, उसका जो कंट्रैक्शन वो कर सके, और उसकी ब्लीडिंग स्टॉप कर सके 10-15 मिनट तक। इससे भी अगर नहीं होता है तो हम उसके मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो वही मेडिकेशन जो हमने बचाव के लिए इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लगाया था, वो ऑक्सीटोसिन हम वापस से, लेकिन डोज इसका डबल हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा, 20 यूनिट्स, 500 ml एनएस के अंदर हम इसको इन्फ्यूज करेंगे, आईवी इन्फ्यूजन करेंगे। याद रखिए हमेशा इन्फ्यूजन ही देना है, बोलस कभी नहीं देना है। बोलस से पेशेंट शॉक में जा सकता है। और इसके साथ साथ ट्रेनेक्सा का इंजेक्शन भी देंगे, 1 ग्राम आईवी, 10 मिनट्स के लिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अगर मान लो ऑक्सीटोसिन देने के बावजूद भी नहीं उसकी ब्लीडिंग रुक रही है, तो हम एक और मेडिकेशन देंगे, जिसको मिथार्जिन बोलते हैं, मिथर्जिन। मिथर्जिन का डोज है 0.2 मिलीग्राम आईएम और आईवी। ये सब हमारे मेडिकेशंस हो गए जो हमें अपने पीएचसी लेवल पे उसको देके ब्लीडिंग कंट्रोल करना है। तो अभी हमारे पीएचसी लेवल पे क्या काम होता है इसका, कि सब सेंटर लेवल पे, कि हम उसके वाइटल्स को स्टेबल करें, और साथ साथ उसकी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करें। फिर हम उसको रेफर करेंगे, ताकि जो भी उसका कॉज हो रखा, कोई भी उसका कारण हो रखा होगा, वो आगे ट्रीट हो सके। अब इससे अगर उसको पीपीएच हो गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उस महिला को, जैसे कि उसको अनीमिया हो सकता है, उसका काफी ब्लड लॉस हुआ है तो शॉक में जा सकती है पेशेंट। ये कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसको। यस। तो ये पीपीएच था। अब हम दूसरा टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी। ये एक तरह की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। जैसे हम बहुत सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी पढ़ते हैं, जिसमें डायबिटीज हो जाता है महिला को गर्भवती के टाइम, हाइपरटेंशन हो जाता है, वैसे ही आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी है। तो पीएचसी पे हम रेगुलर एएनसी चेकअप करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उन रिपोर्ट्स में हमेशा ब्लड ग्रुप मेंशन होता है। ब्लड ग्रुप क्यों जरूरी होता है, और उनके साथ साथ उनके पति का ब्लड ग्रुप भी क्यों जरूरी होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं अपने, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। तो इसमें जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो एंटीजन होता है ना,
ये ज़रूरी होता है। अगर जैसे 2 सिचुएशन है, अगर एक फीमेल का RH नेगेटिव है और मेल उसके पति का भी RH नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर उस महिला का RH नेगेटिव है और उसके पति का RH पॉजिटिव है, तो पूरे चांसेस, आधे चांसेस हो सकते हैं कि बच्चे का भी RH पॉजिटिव होए। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर बच्चा RH पॉजिटिव है उनकी माँ के पेट के अंदर, तो माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बनाता है, ताकि वो बच्चे को हार्म कर सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, जैसे ही ANC चेकअप होता है उसमें ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या है, RH नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा है। और उसकी फर्स्ट विजिट पे जब भी वो महिला आती है, एक तरह का टेस्ट होता है, उसका नाम होता है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। ब्लड टेस्ट होता है, एक तरह का नाम होता है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट उसको बोलते हैं। जो वो टेस्ट करके हम पता करते हैं कि वो उसमें वो सही प्रेगनेंसी जा रही है कि हाई रिस्क की तरफ जा रही है। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है, अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है, इसका मतलब है कि माँ के अंदर अभी कोई एंटीबॉडी नहीं बनी है। अब वही टेस्ट, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए घनश्याम जी। ठीक है, कंटिन्यू करें। वही टेस्ट इनडायरेक्ट कूम टेस्ट हम रिपीट करते हैं 28 से 32 वीक के अंदर, जो हमने पहले विजिट पे किया था उस महिला पे, वही रिपीट करते हैं। वापस से हम नेगेटिव पाते हैं उसको, तो एक तरह का इंजेक्शन होता है जो हम RH नेगेटिव फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल को देते हैं, उसको NTD इंजेक्शन बोला करते हैं। NTD इंजेक्शन देते हैं उसको। उसका डोज है 300 माइक्रोग्राम, ऐसा डोज हम देते हैं, IM उसको देते हैं। उसके बाद नॉर्मल हमने इंजेक्शन दे दिया उसको 28 वीक पे, फिर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको ऑपरेशन ही करें। डिलीवरी होने के बाद अब जो बच्चा है, हम कैसे पता करेंगे उसका कि आगे वाली जो प्रेगनेंसी होने वाली है वो है कि नहीं, हाई रिस्क है कि नहीं। हम बच्चे में ब्लड ग्रुप कराएंगे, उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट कराएंगे। बच्चे का भी अगर पॉजिटिव आता है, तो फिर वापस से उसी महिला को एक और NTD इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि जो अगला बच्चा है उसको हम बचा सके उससे। तो वापस से वही NTD इंजेक्शन महिला को डिलीवरी के बाद 72 घंटे के अंतराल में दिया जाता है। उसका डोज भी वही 300 माइक्रोग्राम ही होता है। डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं, आप वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। और अगर हम ये नहीं देते हैं NTD इंजेक्शन, तो जो बच्चा होता है उसको हार्म हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है अगले बच्चे को, उसको एनीमिया हो सकता है, बच्चा पहले ही अबॉर्शन में जा सकता है, उसको पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं, ये सब हो सकता है। और बस सो यही था। आपने आगे वो टॉपिक बचा है आपका? नहीं सर, बस इतना ही था। ओके। सो डॉक्टर लक्षा ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको कि पीपीएच क्या है और RH नेगेटिव प्रेगनेंसी क्या है, दोनों को ही पीएचसी पर कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या करके आगे रेफ़र करना है। कम से कम आपको वाइटली पेशेंट को स्टेबल करना है कि बीपी नॉर्मल हो जाए, पल्स नॉर्मल हो जाए, पेशेंट शॉक में न जाए, जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो कम से कम कंट्रोल हो जाए, रुक जाए, उसके बाद ही आप पेशेंट को रेफ़र करें। ऐसा नहीं हो कि वो रास्ते में जो भी ट्रांसपोर्ट है उसी में ही मरीज को ज़्यादा नुकसान हो जाए। सो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। सो जो भी एएनएम हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनसे एनक्वास में ये दोनों टॉपिक पक्का से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो एक्लेम्शिया है, प्री एक्लेम्शिया है, जैसे कल पार्टोग्राफ डिस्कस हुआ था, ये सारे टॉपिक की आईसी आपके लेबर रूम में लगी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो भी आईसी लगाई गई है वो हमारे लिए ही लगाई गई है लेबर रूम में। डेली हमको एक एक आईसी वहाँ से पढ़नी है, चाहे एक्लेम्शिया की हो, पार्टोग्राम की हो, पीपीएच की भी लगी हुई है, एपीएच की भी वहाँ पे लगी हुई है। इसी के साथ हम आने वाले सेशन में ऑटोक्लेव को कैसे यूज़ में लें, ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर को कैसे काम में लें, ये सब यहाँ पे देखेंगे। अब हमारे साथ और भी स्टाफ कनेक्टेड हैं जिनका आज टॉपिक रहा था, तो एक बार बताएंगे कि इनका क्या टॉपिक था। पीएचसी ससलाव और झुमकी से। सर मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था। ओके। ओ, इसके अलावा और किनका क्या क्या टॉपिक था?
त्रिलोक जी, टिकम जी, कुछ प्रिपेयर करके आए? जी सर। जी सर। यस। जी सर। सर मेरा गेदर अप्रोच था। ओके, बताइए। जी सर। सर ये हम पीएससी सब सेंटर लेवल पे इसका यूज़ करते हैं। ये पेशेंट ओरिएंटेड स्किल होता है जिसमें कि हम किस तरह से पेशेंट को कन्विंस कर सकें। मेनली सर फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम जी फॉर ग्रिट होता है, ए फॉर आस्क, टी फॉर टेल और एच फॉर हेल्प होता है और ई फॉर एक्सप्लेन और आर फॉर रिटर्न। इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, बेसिकली इनक्वास की नेशनल विजिट्स में इसको पूछते हैं कि सब सेंटर पे आप या पीएससी पे आप गेदर अप्रोच का कैसे यूज़ करेंगे। तो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज में इसका काफ़ी अच्छा रोल है सर। इसमें जैसे सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है किसी भी फैमिली प्लानिंग के को यूज़ करने के लिए, जैसे तो उसके लिए सर हम ग्रिट अप्रोच सबसे पहले यूज़ करें। ग्रिट का मतलब होता है सर पेशेंट का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, पेशेंट को रिस्पेक्ट करेंगे ताकि वो हमारे फैमिली प्लानिंग के सर्विसेज को यूज़ कर सकें। तो ग्रिट का मतलब होता है सर वेलकम करना पेशेंट का। उसके बाद सर एस आस्क पूछेंगे कि आप किस तरह की फैमिली प्लानिंग के सर्विसेज को यूज़ लेना चाह रहे हैं। उसके बाद में सर टेल बताएंगे सारे जो अलग-अलग सर्विसेज है, माला एन, माला डी, ओसीपी, आईयूसीडी, कॉपर्टी, इन सब के बारे में अलग-अलग डिटेल में बताएंगे उसको। उसके बाद हेल्प करेंगे, यानी कि पेशेंट समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ सामने बहुत सारी सर्विसेज हैं कि मैं कॉपर्टी यूज़ करूँ, आईयूसीडी यूज़ करूँ, ओसीपी लें, कंडोम यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाता है तो हम उसकी हेल्प करेंगे पेशेंट को कि आपको कम टाइम के लिए चाहिए, ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए। ये सारी चीज़ें उसको हेल्प करेंगे एच 4। एक्सप्लेन उसके बाद में सभी का अलग-अलग डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका ये यूज़ है, इसका ये साइड इफ़ेक्ट होगा, इसका इस तरह से। फिर आर फॉर रिटर्न, यानी कि पेशेंट का जब हमने किसी एक फैमिली प्लानिंग की एक सर्विसेज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया पेशेंट के ऊपर या दे दिया उसको, उसके बाद में हम सर उसको रिटर्न में फ़ॉलो-अप के लिए रखेंगे पेशेंट को। आईयूसीडी लगाया है तो इसको कब रिमूव करना है, ओसीपी को आपने यूज़ लिया है तो इसमें क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो आप हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में वापस विज़िट कर सकते हैं। इस तरह से हम सर फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज़ के लिए गेदर अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। सो इसके अलावा भी और कोई अप्रोच होती है? इसके अलावा भी कोई और अप्रोच होती है? यदि नाम पता है तो बता सर सकते। क्या सर? जैसे आपने गेदर अप्रोच बताई है कॉन्ट्रासेप्टिव सिलेक्शन के लिए, तो ऐसी जी सर। और कोई भी अप्रोच है इसके अलावा? सर अभी हाल-फिलहाल मेरे माइंड में नहीं आ है रहा है। ना, तो ऐसी एक और अप्रोच होती है, इसको बोलते हैं ब्रेडेड, BRAIDED। जी सर। आप नोट कर सकते हैं, जो आपको बुकलेट दी है ना जिसमें इनक्वास के क्वेश्चंस आंसर हैं सब सेंटर वाली, जी उसमें सर। लिखा हुआ है ब्रेडेड अप्रोच। और जो अभी सब सेंटर पर जो टीम आई थी नेशनल, उसमें पूछा भी गया था। तो ब्रेडेड, जी सर। BRAIDED, ब्रेडेड अप्रोच मोस्ट इंपॉर्टेंट जी आफ्टर सर। गेदर। ठीक है, उसके बाद है। तो इसमें अपन क्या जी बोलेंगे? बी फॉर बेनिफिट, बेनिफिट जी बताएंगे। सर। आर फॉर रिस्क, ए फॉर अल्टरनेटिव्स, आई फॉर इंक्वायरी मतलब क्वेश्चन को इनवाइट करेंगे, डी फॉर डिसीजन, ई फॉर एक्सप्लेनेशन एंड डी फॉर जी सर। डॉक्यूमेंटेशन। है ना, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ब्रेडेड अप्रोच है, मतलब क्या है ब्रेडेड में? बेनिफिट, रिस्क, अल्टरनेटिव कुछ बता सकते हो, इंक्वायरी वेलकम कर सकते हो, डिसीजन, एक्सप्लेनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। जी सर। है ना, इसके अलावा यदि कोई बैड न्यूज़ होती है तो उसके लिए कौन सी अप्रोच काम में लेते हैं बैड न्यूज़ को बताने के लिए? मान लो किसी पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हुआ है, आपको बताना है, तो किस अप्रोच जी से आप सर। बताएंगे? यस, कोई भी बता सकते हैं जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है स्टाफ, यदि किसी को भी पता है तो। स्पाइक प्रोटोकॉल का नाम सुना है? नहीं सर। स्पाइक प्रोटोकॉल। सो स्पाइक प्रोटोकॉल काम में आता है बैड न्यूज़ को बताने के लिए। जी सर। है ना, ऐसे कोई और अप्रोच आपको पता चल रही है? जैसे फार्मेसी में दवाएं जमाते हैं तो VD फॉलो करते हैं, वाइटल दवाएं अलग कर देते हैं, एसेंशियल अलग कर देते हैं, डिज़ायरेबल अलग कर देते हैं। तो उसको अपन बोलते जी हैं वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। जी सर। सो मयंक जी अब रिवाइज कराएंगे, गेदर अप्रोच की फुल फॉर्म क्या है, ब्रेडेड का फुल फॉर्म क्या है और VED का फुल फॉर्म क्या है?
ये सबकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार म्यूट अनम्यूट करना है। हाँ सर, यस सॉरी बोलिए। सर। यस। हाँ, ब्रेडेड अप्रोच की फुल फॉर्म है बी फॉर बेनिफिट, आर फॉर रिस्क, ए फॉर अल्टरनेटिव, आई फॉर इंक्वायरी, डी फॉर डिसीजन, ई फॉर एक्सप्लेनेशन और डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। एंड गैदर अप्रोच की? गेदर की याद नहीं है। अभी आ नहीं रहा सर दिमाग में सर। सर गेदर में सर जी फॉर ग्रेट होता है सर। ओके ग्रेट। यस। जी, और आगे बताओ जी सर। फॉर ग्रेट होता है, ए फॉर आस्क होता है, हम्म, और टी फॉर सर टेल बताना, एच फॉर हेल्प, ई फॉर एक्सप्लेन करना और आर फॉर रिटर्न फॉलो अप करना। सो सबसे पहले अपन कहीं भी जाते हैं तो किसी से मिलते हैं, है ना? पहले मिलते हैं, जी तो सर। ग्रीट करते हैं, फिर पूछेंगे, जी सर। है ना, गेदर। फिर उसके बाद बताएंगे हमारे पास क्या चीज़ है। उसके बाद क्या है, फिर क्या चीज़ उनको लेनी है, उसमें हेल्प जी करेंगे। सर। फिर थोड़ा जी, समझाएंगे, उसके बाद एक्सप्लेन दोबारा करेंगे सर। पूछेंगे। तो ये चीज़ तो कोई चीज़ अपने को कोई चीज़ सेल करनी हो ना तो उसमें भी काम आ सकती है। जी ठीक है, सर। अपनी चीज़ के बारे में सर बताना ये है, अप्रोच सब जगह यूज ले सब सकते जगह हैं काम अपन। में ले सकते हो आप, है ना? तो अब स्पाइक प्रोटोकॉल बता रहे हैं। स्पाइक प्रोटोकॉल जब भी कोई बुरी खबर होती है तो उसको कैसे जी सर। संवेदनशील और व्यवस्थित तरीके से बताएंगे, वो 6 स्टेप है। सो आप सभी से आग्रह रहेगा, पेन और डायरी लेके बैठेंगे तो नोट भी कर पाएंगे। एस का मतलब होता जी है सर। स्पाइक प्रोटोकॉल में, एस मतलब सेटिंग अप मीटिंग, मतलब मुलाकात की तैयारी। पहले अपन एक शांत कमरा, एक गोपनीय स्थल, बैठने की व्यवस्था करेंगे जहाँ पर अपन ये जो न्यूज़ है फैमिली को बता सकें। ठीक है, जी यदि सर। रोगी चाहे तो फैमिली को बता सके। फिर स्पाइक में पी का मतलब होता है परसेप्शन, मतलब रोगी की समझ जानना। तो आपको पूछना जी है, सर। आपको अभी तक अपनी बीमारी के बारे में क्या पता है, क्या जानकारी है, उसकी मौजूदा जानकारी क्या है ना? तो आपको पता चलेगा क्या गलतफहमियां हैं, मरीज की क्या अपेक्षाएं हैं, है ना, उसको पता है कि नहीं है। उसके बाद है इनविटेशन, फिर रोगी की अनुमति लेना कि क्या आप पूरी रिपोर्ट या सच्चाई जानना चाहेंगे, ये पूछना है पहले। कुछ मरीज पूरा विवरण चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, तो उनकी इच्छा का सम्मान करना है कि वो चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं। इसके बाद स्पाइक में के का मतलब है नॉलेज। अब आप फैक्ट बताओगे सरल भाषा में कि आपको ये दिक्कत हुई है, इस तरह की हुई है। छोटे छोटे वाक्य, मरीजों के भाव को देखते हुए आपको जो भी बुरी खबर है उसको एक संवेदनात्मक शैली में बताना है। उसके बाद है एम्पैथी, आपको बोलना है जैसे अब मरीज को डर होगी, चिंता होगी, निराशा होगी, तो इन सब चीज़ों में आपको बोलना है कि मैं समझ सकता हूँ, ये सुनना बहुत ज़्यादा कठिन है। अ, इस तरीके से आपको सिंपैथी और एम्पैथी रखते हुए बात करनी है। इसके बाद स्ट्रेटजी एंड समरी, फिर लास्ट में आप आगे इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, कितना क्या इसका प्रोग्नोसिस है, वो सब स्पष्ट करेंगे। पर यहाँ पे ये होना चाहिए रोगी अकेला नहीं है, टीम उसके साथ है, हम सब उसके साथ हैं, जितना सही उसके साथ हो सकेगा ट्रीटमेंट हम बेस्ट कोशिश करेंगे। इस तरीके से आपको बोलना है। तो अपने यहाँ पे देखिए स्पाइक प्रोटोकॉल, स्पाइक प्रोटोकॉल को जब भी कोई बैड न्यूज़ होती है उसको बताने के लिए काम में लिया जाता है। अब आप में से कोई यदि रिवाइज कराएंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। जी सर। यस, कौन बताएंगे, टिकम जी? सर जी सर जी मैं सर। बता। हाँ आप बताइए, क्या कैसे अपन स्पाइक प्रोटोकॉल कैंसर के के लिए थ्रू? अपन हम्म। स्पाइक प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सेटिंग अप मीटिंग, हम्म। परसेप्शन आता है, उसके बाद इनविटेशन आता है, फिर नॉलेज एम्पैथी, हम्म। फिर लास्ट में स्ट्रेटजी एंड समरी आता है। हम्म। यस, तो सेटिंग अप मीटिंग, परसेप्शन, इनविटेशन, नॉलेज और लास्ट में एम्पैथी। और स्पाइक्स बोलेंगे तो स्ट्रेटजी एंड समरी। तो हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे देखी है। और कोई यस टॉपिक सर। है जो प्रिपेयर करके लाए हैं? हाँ सर, मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का करके लाया हूँ। हाँ सर, हाँ। 5 मैनेजमेंट पे। हाँ, हेलो। पहले नफीस जी का कर लीजिए यस, सर। सो मयंक जी आपका जो टॉपिक है वो वीडियो के थ्रू बताना पड़ेगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को चालू करके, है ना? तो ज़्यादा सर वो अच्छा तो समझ में आएगा। तो हम पीएचसी पर जैसे जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, है ना? हम्म। ठीक है, और कुछ टेक्निकल जानकारी हो तो आप बता सकते हैं। सर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में एक जो रहता है, पोर्टेबल मशीन रहती है हम्म। जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन उसके टेक्निक के ऊपर काम करती है। यस। मतलब इसके अंदर क्या होता है, बाहर से जो मिक्सचर गैसेस रहती है उनको ह्यूमिडिफाइड एंड फिल्टर करके प्योर ऑक्सीजन को पेशेंट को भेजा जाता है यस। इसके अंदर।
इसके अंदर कुछ चीजें हैं कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसके लिए यूज में ले सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट सीओपीडी है, क्रोनिक डिजीज वाला, अस्थमा है और सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट है, उसके लिए भी अपन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को यूज में ले सकते हैं। ठीक है। और इसका मेन ये है कि कुछ पार्ट्स हैं जैसे एलसीडी डिस्प्ले, पावर स्विच, फ्लोमीटर, इंडिकेट लैंप, ऑक्सीजन आउटलेट, इनटेक एयर फिल्टर। तो इसके अंदर दो तरीके के फिल्टर होते हैं सर। एक तो इनटेक एयर फिल्टर रहता है और एक रहता है इंडिकेट ये ऑक्सीजन आउटलेट। इन दो फिल्टर्स को समय टाइम टाइम पे इनको चेंज करना रहता है, इनको साफ करना रहता है। ओके। इससे क्या है, प्रॉपर है ना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वर्क करता है। दूसरा ह्यूमिडिफायर है। तो ह्यूमिडिफायर में मिनिमम और मैक्सिमम दो रहते हैं, इनके बीच में है वाटर बनना रहता है। इसमें मिनरल वाटर बनना रहता है अपन को। यस। इसको अपन दूसरा वाटर नहीं भर सकते हैं, इसके अंदर दूसरा टंकी का ऐसा कोई पानी नहीं भर सकते, इसके अंदर मिनरल वाटर ही चाहेगा। यस। और जो इसके अंदर प्रेशर रेगुलेटर रहता है उसको उल्टी दिशा में घुमाया जाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है ऑक्सीजन लेवल को सेट करने के लिए। ठीक है। वो पेशेंट को जब भी इसको ऑक्सीजन देना है कंसंट्रेटर से, तो नेजल प्रोंग का ही यूज में लिया जाता है, ऑक्सीजन मास्क का यूज भी नहीं लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क में क्या है, इतनी एयरवे नहीं जा पाती है। वो प्रोंग सही मेथड है, प्रोंग से यस। देंगे। वो प्रोंग को स्पीड से साफ करके देना पड़ेगा पहले। यस। और एक नेजल प्रोंग 7 दिन तक यूज में ले सकते हैं, कोई भी पेशेंट को अगर आपको देना है तो 7 दिन तक अपन उसको यूज में ले सकते हैं एक पेशेंट के लिए। ओके। ठीक है सर। है ना, यदि आपने लिखा है अच्छी राइटिंग में तो आप हमें शेयर हम्म। भी कर सकते हैं जो भी नोट्स आपने बताए हैं कि नेजल प्रोंग ही काम में लेना है, मास्क काम में नहीं लेना है, अच्छी डिलीवरी होगी, 7 दिन में चेंज करना है। काफ़ी सारी जानकारियाँ दी है और हमारे पास जो छोटी सी वीडियो है वो भी आपको शेयर कर दी जाएगी। अब नफीस हाँ। जी हमें कुछ बताने वाले थे ईट राइट के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में। यदि वो कनेक्टेड हैं तो अपना टॉपिक बता सकते हैं। 5S मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा था सर। यस यस, 5S बताइए। 5S 5S मैनेजमेंट एक्चुअल किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है कि भाई वही सभी डिपार्टमेंट इसको फॉलो करें तो बेहतर प्रणाली को अपना सकते हैं। जैसे 5S मैनेजमेंट में सबसे पहले अपने साथ सॉर्ट आता है, यानी सामानों की छटाई करना। इसमें क्या होता है सर कि कार्य क्षेत्र से जो अनावश्यक वस्तुएं होती है, उपकरणों को हटाना रहता है यस। और केवल उन्हीं सामग्रियों को अपन रखें जिनकी अपन को आवश्यकता हो। सेकंड ये रहता है इसके अंदर कि अपन इसको ऑर्डर में सेट करें, यानी सेट इन ऑर्डर, यानी क्रम में रखें। जरूरी वस्तुओं को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि वह आसानी से अपन को उपलब्ध हो सके और उनका उपयोग किया जा सके। यानी हर चीज के लिए एक जगह हो और हर चीज के लिए अपनी जगह पर हर सिद्धांतों का पालन हो। तीसरा ये रहता है 5S मैनेजमेंट में कि शाइन, यानी अपन को हर चीज को, कार्य क्षेत्र को साफ साफ रखना है, चमकदार बनाए रखना है, यानी शाइन। यह सिर्फ सफाई नहीं है बल्कि इसमें मशीन और उपकरणों को नियमित रूप से निरीक्षण भी करना है ताकि जो संदूषण के स्रोतों की पहचान की जा सके और सुधार किया जा सके। इसमें 5S मैनेजमेंट में फोर्थ आता है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी मानकीकृत। तो इसमें ऐसा रहता है सर कि पिछले 3 चरणों को एक मानक प्रक्रिया में बदलें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हर कोई एक ही तरीके का पालन करे। नियमित, साफ और संगठन के लिए नियमित और प्रक्रियाएं स्थापित की जा सके। और 5S मैनेजमेंट में फिफ्थ टाइप आता है सर सस्टेन, यानी कायम रखना है। ये 5 इसमें सर नियमित ऑडिट हो, समीक्षा के माध्यम से ये सुनिश्चित करे कि 5S प्रक्रिया संस्कृति का हिस्सा बन जाए और इससे अपन को प्रॉफिट हो सर। ये 5S को अपन को एक आदत बनानी है और लगातार बनाए रखने पर केंद्रित करना है सर। यस, इसका आपने मुख्य काफ़ी अच्छी जानकारी दी। घनश्याम जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ सर। तो आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी 5S, जो केवल हॉस्पिटल में नहीं अपने घर में भी काम में ले सकते हैं।
जैसे कि इससे आपकी ऑडिट हमेशा रेडी रहेगी फैसिलिटी की, इन्फेक्शन रेट कम रहेगा, पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा जो भी असेसर आएंगे ना, उनका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा बनेगा जब वो पहली चीज़ में आपकी पीएचसी में ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट करेंगे कि वर्क प्लेस में सब चीज़ें सेफ है, एफिशिएंट है, रिकॉर्ड, ड्रग सप्लाई सब आपको तुरंत मिल जाएंगे। खासकर इमरजेंसी के टाइम पे यदि चीज़ें बिखरी होगी, अस्त व्यस्त होगी, तो उतना जल्दी हम ढूंढ नहीं पाएंगे, हम हमारा भी मन नहीं लगेगा। बट यदि 5S फॉलो करते हुए कोई फैसिलिटी ने काम कर रखा है, तो उनके स्टाफ का उस फैसिलिटी में काम करने का बहुत अच्छा मन लगेगा। सो त्रिलोक जी अब यहाँ रिवाइज कराते जाएंगे। पहला एस क्या बताया था सर? शॉर्ट्स, SORT, SORT। छटाई करना है, सबसे पहला छटाई करना है, सामान को अलग अलग करना है सर, जो अनावश्यक जरूरी वस्तुओं सामान हो को उन्हीं को छोटे रखना और है, उन्हें हटा दें। ऑर्डर में सेट करना है सर। हाँ, दूसरा सुसज्जित व्यवस्था कायम करनी है, प्रत्येक वस्तु के लिए जगह सुनिश्चित करें, हर वस्तु को उसकी जगह पर निश्चित निश्चित जगह पर रखें। यस। थर्ड है स्वच्छता रखनी है, साफ सफाई रखनी है, एकदम स्वच्छ जगह शाइन बनाने के रखना है लिए सर। हाँ संपूर्ण सफाई करें और त्रुटियों के लिए निरीक्षण करें। यस। चौथा मानकीकरण करना है हर समय। स्टैंडर्डाइजेशन में। हाँ, जी। यस। और फिफ्थ है कि स्व अनुशासन, लगातार अभ्यास से अच्छे रख रखाव की आदतें बनानी है, सस्टेन मेंटेन करें सर। सस्टेन मेंटेन करना है। सस्टेनेबिलिटी। जी। तो जैसे अपन SORT की बात करें, अपने हॉस्पिटल में कोई पुराना टूटा कुछ भी एक्सपायर्ड सामान है, चाहे दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी हो, वार्ड, ओपीडी, कोई लेबर रूम में कोई अनावश्यक वस्तुएं हो, तो उन्हें हटाना है। जैसे कंडमेशन कॉर्नर भी बनाते हैं ना अपन, सारे बेकार जी चीज़ें सर। एक जगह रख देते हैं, तो ये SORT वाले में है। फिर जो ऑर्डर है, अपन क्या कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में जैसे जिंक ORS कॉर्नर बना रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कॉर्नर बना रहे हैं, नेबुलाइजेशन कॉर्नर बना रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? चीज़ों को अपन एक सही जगह व्यवस्थित कर रहे हैं। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग बेडशीट बनाते हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग रूम बनाते हैं, दवाइयों को रखने के लिए अलग अलग अल्फ़ाबेट में जमाते हैं। ये सब सेट इन ऑर्डर के पार्ट होते हैं, रिएजेंट रखते हैं। इसके बाद हम हॉस्पिटल में डेली क्लीनिंग, मॉपिंग और डस्टिंग करते हैं। यहाँ तक कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आता है। बिल्कुल। बायोमेडिकल मैनेजमेंट का वेस्ट भी इसी में आता है ना, वो भी शाइन में ही है। वॉशरूम की जो जी सर। चेकलिस्ट लगेगी, क्लीनिंग की चेकलिस्ट लगेगी, वो भी इसी में ही आएगी। और स्टैंडर्डाइजेशन में क्या है, जैसे अपन कैलिब्रेशन करेंगे, अभी एनक्वास में कैलिब्रेशन का अलग से रजिस्टर रहेगा, बीपी इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेटर्स, इन सभी का रिकॉर्ड्स रखेंगे, वो सब इसमें आएंगे। जो और हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उन सब की हम एक रिकॉर्ड रखते हैं कि वीकली मॉनिटरिंग, मंथली ऑडिट, स्टाफ की ट्रेनिंग, ये सब सस्टेन के पार्ट है। तो वो पूछ सकते हैं कि आप एनक्वास में 5S को कैसे फॉलो किए हैं, तो इससे चीज़ इस तरीके से हम अंदर से बता सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा बताया है। और डेली हमारा 30 मिनट्स का ही सेशन रहता है, और आप अपनी ड्यूटी के अलावा भी अपने समय को निकाल के यहाँ आते हैं, तो निश्चय ही इसका फ़ायदा हमको नेशनल एनक्वास विजिट के साथ ही हमारी डेली OPD IPD की ड्यूटी में भी मिलेगा। सो आज की मीटिंग के लिए जी सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। आप कोई भी टॉपिक प्रेजेंट करना चाहे, डॉक्टर संदीप जी को, त्रिलोक जी को, टिकम जी को, किसी को भी भेज सकते हैं, तो हम पहले से अनाउंस कर देंगे ताकि सब रेडी रहें पेन डायरी के साथ। सो थैंक यू सो जी मच। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।